वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रिमोटाइड अर्थराइटिस। आज के टॉपिक में हम जानेंगे रिमोटाइड अर्थराइटिस होता क्या है, उसके कॉजेज किस वजह से ये होता है, इसके फैक्टर क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर्स की पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, कैसे कैसे किस किस स्टेज से ये होता है, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, एंडिंग कहाँ से होती है, और इसका मैनेजमेंट के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे रिमोटाइड अर्थराइटिस का इंट्रोडक्शन। रिमोटाइड अर्थराइटिस होता क्या है? रिमोटाइड अर्थराइटिस इज द मोस्ट कॉमन एंड सीरियस टाइप ऑफ इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस। रिमोटाइड अर्थराइटिस क्या होता है? ये मोस्ट कॉमन, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और सीरियस टाइप ऑफ इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस है। ये इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस होता है एक सीरियस टाइप का। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं हम आगे। रिमोटाइड अर्थराइटिस इज अ क्रोनिक systemic and progressive inflammatory disease characterized by an inflammatory of connective tissues। जो रिमोटाइड अर्थराइटिस होता है ये हमारा क्रोनिक सिस्टमिक और प्रोग्रेसिव इन्फ्लामेटरी डिजीज होती है, जो क्या कि किसको कैरेक्टराइज करती है? इन्फ्लामेशन को, किसके कनेक्टिव टिश्यू के इन्फ्लामेशन को ये हमें कैरेक्टराइज करती है। मेनली द स्मॉल एंड पेरिफेरल जॉइंट्स। ये मेनली कहाँ पे होती है? जो स्मॉल जॉइंट्स होते हैं और जो हमारे पेरिफेरल जॉइंट्स होते हैं, जैसे हमारा रिस्ट वाला जॉइंट हो गया, एंकल वाला जॉइंट हो गया, नी वाला जॉइंट हो गया, इन यहाँ पे ये रिमोटाइड अर्थराइटिस होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ये इंसिडेंस किस किस वजह से होता है, किन किन में ये होता है, कब कब होता है। ठीक है। रूमेटाइड अर्थराइटिस अकर 2 to 3 times मोर कॉमन इन फीमेल। रूमेटाइड अर्थराइटिस जो क्या है, फीमेल पे ज़्यादातर कॉमन होता है। दो से तीन औरतों में किसी एक में ये मिलेगा ही मिलेगा अर्थराइटिस में। इसकी क्या होता है? इट कैन अकर एट एनी एज बट कॉमन इन पीपल बिटवीन एज ऑफ 20 to 30 ईयर्स। ये क्या है, किसी भी एज में आकर हो सकता है। इसकी कोई वो एज नहीं है कि इसी एज में होगा, पर मोस्ट कॉमनली ये 20 से 30 ईयर के बीच में होता है क्या, रिमोटाइड अर्थराइटिस। वुमेन हु आर टेकिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव और लेस लाइकली टू डेवलप रिमोटाइड अर्थराइटिस। जो वुमेन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेती हैं प्रेगनेंसी को रोकने के लिए या प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेती हैं, उनको उनको लेस लाइकली, उनमें जो कम लाइकली डेवलप होता है ये रिमोटाइड अर्थराइटिस। ठीक है। रिमोटाइड अर्थराइटिस प्राइमरली अफेक्ट द साइनोवियल जॉइंट्स बट में इन्वॉल्व्स द सर्वाइकल स्पाइन, एल्बो, हिप, शोल्डर, स्टेनोक्लेविकुलर और टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। ठीक है। जो रिमोटाइड अर्थराइटिस होता है प्राइमरली हमारे साइनोवियल जॉइंट्स में होता है, बट ये कभी कभार सर्वाइकल जॉइंट को भी इन्वॉल्व करता है, स्पाइन को भी इन्वॉल्व करता है, एल्बो को भी, हिप को भी, शोल्डर को भी। ठीक है। और ये टेम्पोरा मैंडिबुलर जॉइंट को भी इन्वॉल्व करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिमोटाइड अर्थराइटिस। ये हमें डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन है। ठीक है। और ये कहाँ कहाँ होता है, इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं, इसके मैनेजमेंट क्या क्या होता है, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है। अब देखते हैं। देखो रिमोटाइड अर्थराइटिस एक्सरे में दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे ये ये रिमोटाइड अर्थराइटिस है, एक्सरेज में जो आ रहा है। सॉरी। ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा है? देखो वुमेन आर 3 times मोर लाइकली टू डेवलप रिमोटाइड अर्थराइटिस देन मैन। वुमेन में जो क्या होता है, 3 गुना ज़्यादा रिमोटाइड अर्थराइटिस डेवलप होता है मैन की तुलना में। ठीक है। मैन में कम होता है और फीमेल में ज़्यादा होता है रिमोटाइड अर्थराइटिस। ठीक है। 18% ऑफ रिमोटाइड अर्थराइटिस पेशेंट बिटवीन द एजेस ऑफ 35 to 50। जो हमारे 80% केसेस आते हैं रिमोटाइड अर्थराइटिस के, वो 30 से 50, सॉरी 30 से 50 एज के बीच में होते हैं। ठीक है। अब इसके रिस्क क्या होते हैं? ये हेरिडिटी भी हो सकता है। ठीक है। एज एज तो एब्सोल्युटली डिपेंड करती है, क्योंकि मैंने बताया 20 से 30 या 35 से 50 की एज के बीच में रिमोटाइड अर्थराइटिस हो सकता है। ठीक है। लाइफस्टाइल इंडिविजुअल का कैसा है, मैन का कैसा है या वुमेन का कैसा लाइफस्टाइल है, स्मोकिंग वगैरह तो नहीं करता है, कैल्शियम ठीक से ले रहा है नहीं ले रहा है, न्यूट्रिशन उसका प्रॉपर है नहीं है, वो भी हमारा इफेक्ट करता है, रिमोटाइड अर्थराइटिस को डेवलप करने में इफेक्ट करता है। ठीक है। और पॉल्यूशन इसका एक मेन कारण है रिमोटाइड अर्थराइटिस का। ठीक है। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं? कॉम्प्लिकेशन इसमें आते हैं हार्ट अटैक। रूमेटाइड अर्थराइटिस की वजह से हमको हार्ट अटैक हो सकता है और स्ट्रोक भी हो सकता है। ठीक है। 70% ऑफ रूमेटाइड अर्थराइटिस पेशेंट हैव wrist एंड हैंड प्रॉब्लम्स। जो 70% पेशेंट होते हैं रूमेटाइड अर्थराइटिस के, उनमें क्या रिस्ट और हैंड में ज़्यादातर प्रॉब्लम होती ही होती है 70% पेशेंट में। और 90% ऑफ पेशेंट हैव सिम्टम्स इन द फुट। ठीक है। और 90% जो पेशेंट होते हैं उनके सिम्टम कहाँ आते हैं? फुट में आते हैं, पैरों में। ठीक है। लेग्स में, फुट में। ओके। अब इसका मैनेजमेंट हम क्या क्या कर सकते हैं?
देखिए वैक्सीनेशन लगा सकते हैं इसके लिए हम, ठीक है, एक्सरसाइज कर सकते हैं, सर्जरी करवा सकते हैं जहाँ जहाँ रूमेटॉइड अर्थराइटिस प्रेजेंट है, जहाँ जहाँ इन्फ्लामेटरी रिस्पांस हो रहा है रूमेटॉइड अर्थराइटिस का, वहाँ हम सर्जरी के थ्रू रिमूवल करके हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस का ट्रीट कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसका डाइटरी सप्लीमेंट्स। मैंने बताया देखो न्यूट्रिशन मेन है इसमें। अगर न्यूट्रिशन कोई पेशेंट नहीं ले रहा है या इंडिविजुअल नहीं ले रहा है तो उसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस का हो सकता है। अब किसी को रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया है तो उसकी मैनेजमेंट के लिए हम डाइटरी सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से रूमेटॉइड अर्थराइटिस को ट्रीट करने में या उसको मतलब कम करने में हेल्प होती है। नेक्स्ट मैनेजमेंट इसका एंटी ह्यूमेटिक ड्रग्स, एंटी ह्यूमेटिक ड्रग्स, ठीक है, एंटी ह्यूमेटिक ड्रग्स, इनकी हेल्प से हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस को ट्रीट करते हैं। अब स्टॉप स्मोकिंग, स्टॉप मैनेजमेंट में हमारा नेक्स्ट आता है स्टॉप स्मोक। जो हमारा स्मोकिंग है उसको रोक के भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस को प्रिवेंट कर सकते हैं या उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अल्कोहल कंजम्पशन को लिमिटेड करना है, हो सके तो ना ही लिया जाए अल्कोहल, तो ज़्यादा अच्छा है, अल्कोहल सेहत के लिए हानिकारक होता है, सबको पता है, ठीक है। ये मैनेजमेंट था इसका। अब नेक्स्ट है उसका आता है हमारा एटियोलॉजी, ये किस किस वजह से जनरेट होता है, इसके कॉजेज क्या क्या है, कहाँ कहाँ से बनता है, ठीक है। द स्पेसिफिक कॉज ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस इज अननोन, ठीक है। देयर आर सम पॉसिबल कॉजेज ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस, द स्पेसिफिक कॉज ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस इज अननोन, ठीक है। जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस का स्पेसिफिक कॉज है वो अभी तक अननोन है, इसको नहीं जान पाया, ठीक है। देयर इज अ सम पॉसिबल कॉजेज ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस, यहाँ पे क्या सम पॉसिबल कॉजेज है जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस को कॉज करते हैं, ठीक है। पहला आता है जेनेटिक्स, किसी को जेनेटिकली उसके जीन में रूमेटॉइड अर्थराइटिस है तो उसको हो सकता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। सेकंड आता है ऑटो इम्यूनिटी और इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज्म, किसी का ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स वीक है या ज़्यादा ही हो रहा है जिसकी वजह से इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स बढ़ जाता है और रूमेटॉइड अर्थराइटिस का रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। और इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स, ये भी वही मैकेनिज्म जो मैं बता रहा हूँ, ऑटो इम्यूनिटी इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज्म एक ही चीज़ है, ठीक है। थर्ड आता है आपका हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से भी हमारा रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है। फोर्थ आता है हमारा बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटीज़, बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटीज़ ये होती हैं जो हमारे बॉडी में हार्मोन्स वगैरह होते हैं, एंजाइम्स वगैरह होती हैं, उनकी एबनॉर्मलिटी हो जाती है, फ्लक्चुएट होते हैं, जिसकी वजह से रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है। थर्ड आता है आपका ऑक्यूपेशनल फैक्टर्स, ऑक्यूपेशनल फैक्टर्स मतलब जहाँ हम वर्क करते हैं उसकी वजह से, पॉल्यूशन की वजह से हो सकता है या वहाँ की डस्ट वगैरह से हो सकता है, वहाँ से हमें इन्फेक्शन घुस गया हमारी बॉडी में और जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स करता है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के बाद क्या होता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है। साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या होता है, जो माइंड से रिलेटेड होता है, ठीक है, माइंड से रिलेटेड, वो भी हमारा रूमेटॉइड अर्थराइटिस कॉज करता है। और नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशन डिसऑर्डर और डिस्टर्बेंस। मैंने बताया था न्यूट्रिशन मेन है रूमेटॉइड अर्थराइटिस में। अगर न्यूट्रिशन कोई पेशेंट नहीं ले रहा है, उसमें कैल्शियम नहीं ले रहा है, आयरन नहीं ले रहा है, आयरन रिच डाइट नहीं ले रहा है, कैल्शियम रिच डाइट नहीं ले रहा है, तो उसको क्या हो सकता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है। ना लास्ट आता है हमारे का एनवायरमेंट फैक्टर्स, एनवायरमेंट फैक्टर्स वही पॉल्यूशन हो गया वगैरह वगैरह, पॉल्यूशन, डस्ट और जो हमारे एनवायरनमेंट में फैक्टर हैं मुझे अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में करते हैं, वो सब क्या करते हैं, रूमेटॉइड अर्थराइटिस को कॉज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे कॉजेज क्या क्या हैं। अब इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, पहले हमने पढ़ लिया है सब सिंपल ब्रीफ में, अब इसको ब्रीफ में हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। हमारा आता है ऑस्टियो अर्थराइटिस, ठीक है, अर्थराइटिस रिलेटेड कॉज। पहला हमारा अर्थराइटिस रिलेटेड कॉज, इसमें पहला आता है ऑस्टियो अर्थराइटिस। ऑस्टियो अर्थराइटिस का मतलब होता है जो स्पाइन में हमारे ऑस्टियोआर्थराइटिस और अर्थराइटिस हो जाता है। देखिए यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, ये दो स्पाइन स्पाइन के बीच में येलो सब्सटेंस दे रखा है बीच में, ये हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस का डायग्राम है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा रिमोटाइड अर्थराइटिस, वो मैंने पहले भी दिखाया था, उंगलियों के बीच में जो जॉइंट होता है वहां पे होता है रिमोटाइड अर्थराइटिस, ठीक है। आगे आता है हमारा वायरल अर्थराइटिस। वायरल अर्थराइटिस क्या होता है, जो इन्फेक्शन वगैरह की वजह से होता है, इन्फेक्शन हमारी बॉडी में बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन घुस गया है जिसकी वजह से हमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है। अब आते हैं कॉज अनरिलेटेड टू अर्थराइटिस, ऐसे कॉजेज जो अर्थराइटिस को रिलेट नहीं करते हैं, ठीक है। पहले हमने पढ़ा जो रिलेट कर रहा है, अब है जो रिलेट नहीं करते हैं। फाइब्रोमाइल्जिया, फाइब्रोमाइल्जिया देखिए, जो हमारे फाइबर्स होते हैं उसमें माइल्जिया हो जाता है जिसकी वजह से हमें अर्थराइटिस होने के चांसेस हो सकते हैं। और नेक्स्ट आता है हमारा हीमेरोथ्रोसिस। हीमेरोथ्रोसिस क्या होता है, जो जॉइंट के पास हमारा ब्लड क्या होता है, एक्यूमुलेट हो जाता है जिसकी वजह से हमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस होने के हो सकता है, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म, जो हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है, जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है वहाँ पे क्या होता है,
हाँ, जो हार्मोन सिक्रीट करता है वो हाइपोथायराइडिज्म में आता है, जिसकी वजह से हमारा रिमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है। और आता है इसका नेक्स्ट कॉज है डिप्रेशन। डिप्रेशन की वजह से भी हमें रिमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है। ये देखिए नेक्स्ट हमने दो डायग्राम दे रखे हैं, ये नॉर्मल है हैंड और ये रिमेटॉइड अर्थराइटिस का है। ठीक है, नॉर्मल में क्या है हमारा, देखिए नॉर्मल स्ट्रक्चर है, इसमें साइनोवियल जॉइंट है, सब है, प्रेजेंट है, ओके है। और रिमेटॉइड अर्थराइटिस का डायग्राम इधर देखिए, यहाँ पे दो ये उंगली की बोन के बीच में, हैंड्स की बोन के बीच में ये क्या है, यहाँ पर रेड रेड सा जो हमारा पोर्शन दिखा रहे हैं वो क्या है, रिमेटॉइड अर्थराइटिस दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये जो जॉइंट्स के बीच में प्रेजेंट है ये हमारा रिमेटॉइड अर्थराइटिस है। ठीक है, अब इसके हम पढ़ते हैं स्टेजेस। देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ रिमेटॉइड अर्थराइटिस। यहाँ पे क्या क्या है, रिमेटॉइड अर्थराइटिस की मेनली 4 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेजेस में क्या आता है, अननोन एटियोलॉजी होती है इसकी, हमें नहीं पता है किस वजह से ये हो रहा है। फैक्टर इंडिकेट जॉइंट्स इन्फ्लामेशन विद swelling एंड जाइलेंस, साइनोवियल मेम्ब्रेन आर प्रोडक्शन एक्सेसिव ऑफ साइनोवियल फ्लूइड। अब हमें पता है इसका कॉज अननोन है, फर्स्ट स्टेज में अननोन एटियोलॉजी हो रही है, इसके फैक्टर इनिशिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन हो रहा है। इन्फ्लामेशन के साथ साथ स्वेलिंग भी हो रही है। स्वेलिंग कहाँ पे हो रही है, साइनोवियल मेम्ब्रेन्स में। साइनोवियल मेम्ब्रेन्स में अगर स्वेलिंग होगी तो वो क्या करते हैं, एक्सेस साइनोवियल फ्लूइड को प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हमें रिमेटॉइड अर्थराइटिस की फर्स्ट स्टेज कॉज होती है। ठीक है, अब सेकंड स्टेज में क्या होता है, पेनस इज फॉर्म्ड एट द जंक्शन ऑफ साइनोवियल एंड कार्टिलेजेस। पेनस क्या है, ये सेकंड स्टेज में जो हमारा रिमेटॉइड अर्थराइटिस का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, या रिमेटॉइड अर्थराइटिस हमारे बोन्स में स्टार्ट हो जाता है बनना, वो उसको हम पेनस कहते हैं। इस फॉर्म्ड एट अ जंक्शन ऑफ साइनोवियम। साइनोवियम जॉइंट्स का जो जंक्शन होता है जहाँ से साइनोवियल फ्लूइड होता है, वहाँ पे क्या होता है, फॉर्म होने लगता है, और कार्टिलेजेस में भी ये फॉर्म होने लगता है। अब थर्ड स्टेज में क्या होता है, इन दिस स्टेज damages extends not only the cartilage but also the bone, also to the bone themselves। थर्ड स्टेज में क्या है, जो डैमेज होता है एक्शन नॉट कार्टिलेज में नहीं होता है, सिर्फ सिर्फ कार्टिलेज में नहीं होता है, लेकिन और ये कहाँ हो सकता है, बोन में भी हो सकता है, ये बोन को भी इफेक्ट करते हैं। ठीक है, फोर्थ स्टेज में लास्ट स्टेज है इसकी। इन दिस स्टेज पीपल में एक्सपीरियंस स्वेलिंग, पेन, स्टिफनेस एंड लॉस ऑफ मोबिलिटी। फोर्थ स्टेज ये लास्ट स्टेज है रिमेटॉइड अर्थराइटिस की। इसमें क्या होता है, ये लास्ट स्टेज है जिसमें हमारा पीपल है या पेशेंट जो है, ये इंडिविजुअल जिसको रिमेटॉइड अर्थराइटिस हुआ है, जो लास्ट स्टेज में आ गया, उसको एक्सपीरियंस होगा, किसका एक्सपीरियंस होगा, स्वेलिंग होगी उसको, पेन होगा, स्टिफनेस होगी, और मोबिलिटी जो उसकी लॉस हो जाएगी, अपने हैंड को या फुट को या साइनोवियल जॉइंट को वो मूव नहीं कर पाएगा प्रॉपर्ली जैसे वो पहले मूव करता था। ये देखिए, ये डायग्राम में देखा, स्टेज वन में देखिए यहाँ पे ये प्रेजेंट हो रहा है इधर। स्टेज टू में ये, एक मिनट, स्टेज टू में ये पैनम, ये है पैनम, देखिए ये रेड रेड जो सब्सटेंस यहाँ प्रेजेंट हो रहा है, रेड ब्लैक, ये है पैनम। उसके बाद स्टेज थ्री में ये बोन को भी इफेक्ट कर रहा है, यहाँ पे देखिए बोन तक अफेक्ट कर रहा है। और फोर्थ स्टेज में ये प्रॉपरली बोन और कार्टिलेजेस और साइनोवियल जॉइंट को कवर कर लेता है, जिसकी वजह से हमें पेन होती है, स्टिफनेस होती है, लॉस ऑफ मोबिलिटी प्रेजेंट हो जाती है हमारी बोन्स में। नेक्स्ट हम आता है क्लिनिकल मैनिफिकेस्टेशन। इसके सिम्टम्स या साइन सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन। अब किसी को रिमेटॉइड अर्थराइटिस है, मैंने कहा था उसकी मोबिलिटी लॉस हो जाएगी, या उसको लिमिटेड रेंज ही प्रोवाइड होगी, अपने हैंड को या लेग्स को वो प्रॉपर तरीके से जैसे पहले मूव कर पाता था वैसे वो मोशन नहीं कर पाएगा। आर्टिकुलर पेन, आर्टिकुलर पेन का मतलब होता है उसको आर्टरीज में या वेन्स में पेन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से, और बोन्स में भी पेन प्रेजेंट होता है। वेट लॉस होगा पेशेंट का, फीवर होगा उसको, फटीग फील होगा, वीकनेस होगी, एनीमिया भी हो सकता है पेशेंट को, ब्लड की कमी हो जाएगी। रिमोटाइड नोड्यूल्स हो सकते हैं, रिमोटाइड और नोड्यूल्स की वजह से रिमोटाइड नोड्यूल्स प्रेजेंट हो जाते हैं, जो एक स्टोन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे जॉइंट्स के बीच में प्रेजेंट हो जाता है, जो हमारा पेन कॉज करता है। स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स, जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, नेक जॉइंट्स है, फुट जॉइंट्स है, नी जॉइंट्स है, वहाँ पे क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। इनलार्जमेंट ऑफ डॉर्सल वेन, इनलार्जमेंट ऑफ डॉर्सल वेन, डॉर्सल वेन की इनलार्जमेंट हो जाती है। ठीक है, ये देखिए अर्ली सिम्टम्स यहाँ देखे, जॉइंट में पेन होगा, स्वेलिंग होगी, स्टिफनेस होगी, मॉर्निंग स्टिफनेस होगी। मॉर्निंग स्टिफनेस मतलब हाथ बिल्कुल अकड़ जाते हैं, ऐसे हिलना ही, मूव नहीं करते हैं, हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे हाथ है नहीं है, और दर्द होता है बहुत ज़्यादा मूव करने में, एक जगह अकड़ जाते हैं, अकड़ना स्टिफनेस को कहते हैं अकड़ना। फटीग हो सकता है, फटीग मतलब सर में दर्द होगा, कमजोरी होगी, वीकनेस होगी, चक्कर आएंगे, माइल्ड फीवर भी हो सकता है पेशेंट को।
ठीक है। वो थे अर्ली सिम्टम्स, अब ये है सेकंड स्टेज के सिम्टम देखेंगे यहाँ पे। लम्स प्रेजेंट हो रहे हैं कि ये है लम्स, मैंने जो लम्स बताया लम्स नोड्यूल जो होते हैं वो ये होते हैं। ठीक है। और ये फटीग फील हो रहा है पेशेंट को, जॉइंट्स पेन होते हैं, एनीमिया हो सकता है। ये देखिए एनीमिया है, नॉर्मल ब्लड है, और ये एनीमिया। एनीमिया में क्या है, जो हमारा स्किन का कलर है वो येलोइश टाइप का हो जाता है और वाइट टाइप का हो जाता है। टेंडरनेस होती है, टेंडरनेस मतलब स्किन सिकुड़ जाती है, हाथ पैर अकड़ जाते हैं। जॉइंट स्टिफनेस होती है, जॉइंट में अकड़न होती है, जॉइंट मूव नहीं कर पाता है ठीक से। अब इसके हम डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। हम किसको इसको कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, किसी को रूमेटॉइड किसी पेशेंट को या किसी पीपल को रूमेटॉइड अर्थराइटिस हुआ है तो हम उसको कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। पहले तो हम उसका हिस्ट्री कलेक्शन लेंगे कि ये जानने के लिए कि उसको हेरिडेटरी तो नहीं है ये, या जेनेटिक तो नहीं है। नेक्स्ट लेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन, और उसके बाद लेंगे हम एक्सरे। ठीक है, एक्सरे करेंगे पेशेंट का कहाँ का रूमेटॉइड अर्थराइटिस प्रेजेंट है। ल्यूपस सेल टेस्ट, ल्यूपस सेल टेस्ट करेंगे। एनालाइज ऑफ साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड को एनालाइज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि साइनोवियल फ्लूइड अगर एक्सेसिव अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है तो हमारा रूमेटॉइड अर्थराइटिस को कॉज करता है। डब्ल्यूबीसी के अमाउंट चेक करेंगे। डब्ल्यूबीसी को चेक करते हैं क्योंकि जब हमारी बॉडी में इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है या बैक्टीरिया वगैरह एंटर करता है जिसकी वजह से हमारे डब्ल्यूबीसी क्या होता है, एक्टिव हो जाते हैं। या तो वो रिड्यूस होंगे, उनसे बैक्टीरिया से लड़ेंगे, या वो बढ़ जाएंगे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के। बायोप्सी करेंगे। बायोप्सी क्यों करेंगे, किसी पेशेंट को लास्ट स्टेज है वहाँ की रूमेटॉइड अर्थराइटिस की, इसलिए हमको उसको बायोप्सी करेंगे चेक करने के लिए कि पेशेंट को कौन सी स्टेजेस है, कौन सी स्टेज में है रूमेटॉइड अर्थराइटिस की, उसको ट्रीट करा जा सकता है या नहीं करा जा सकता है। लास्ट में हम उसका सीबीसी करेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट चेक करेंगे। टीएल सीबीसी में हमारा टीएलसी और डीएलसी मेन होता है। ठीक है। अब देखिए हमारा एक्सरे फाइंडिंग्स इन रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ये है नॉर्मल हैंड, इस तरफ है ये नॉर्मल हैंड, और ये है आपका रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ठीक है, ये है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। अब रूमेटॉइड अर्थराइटिस यहाँ पे देखिए ये प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, और ये बोन एरोजन हो रहा है, यहाँ बोन का एरोजन है। बोन देखिए यहाँ पे थोड़ा अपना जो लाइनिंग है वो चेंज हो गई है, बोन इस तरफ चले गई है। और बोन का डिस्प्लेसमेंट भी होता है इसमें। देखिए ये बोन इधर वाली इधर प्लेस हो गई है, क्यों, रूमेटॉइड अर्थराइटिस की वजह से। ये देखिए यहाँ रूमेटॉइड अर्थराइटिस के फैक्टर दे रखे हैं इतने इतने। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका मैनेजमेंट। गोल टू रिलीव जॉइंट पेन। हमारा सबसे पहला गोल होता है जो हमारा जॉइंट पेन है उसको रिलीव करना है, उसमें हमें आराम प्रोवाइड करना है। ठीक है। टू करेक्ट, सेकंड हमारा टू करेक्ट एनीमिया। अगर किसी पेशेंट को रूमेटॉइड अर्थराइटिस की वजह से एनीमिया कॉज हो रहा है तो उसको हमें करेक्ट करना है। एनीमिया ब्लड की कमी को हमें पूरा करना है, एनीमिया को ट्रीट करना है। टू कंट्रोल इन्फ्लामेटरी प्रोसेस। इन्फ्लामेटरी प्रोसेस को क्यों कंट्रोल करेंगे, क्योंकि इन्फ्लामेटरी प्रोसेस ही हमारा फर्स्ट स्टेज है रूमेटॉइड अर्थराइटिस की। इसलिए इन्फ्लामेटरी प्रोसेस को अगर कंट्रोल कर लेते हैं तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। अगर किसी भी कॉम्प्लिकेशन हो रही है, किसी पेशेंट को स्टिफनेस हो रही है, जॉइंट पेन हो रहा है, उसको अकड़न हो रही है पैर में, स्टिफनेस हो रही है, ठीक है, तो हम उसको प्रिवेंट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट क्या करते हैं, नशेज प्रोवाइड करते हैं, नशेज नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ठीक है, जैसे हमारा एस्पिरिन हो गया, मॉर्फिन हो गया, और ऑपॉइड एनाल्जेसिक हुए जो हमारे पेन को मतलब कम करते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे पेशेंट को, इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन लगाएंगे। ठीक है। और सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं, ऑस्टियोटोमी करते हैं। ऑस्टियोटोमी मतलब बोन को रिमूव कर देते हैं। साइनोवेक्टोमी करते हैं, साइनोवियल जॉइंट को रिमूव कर देते हैं अगर ज़्यादा स्टेज 4 में चले गया है पेशेंट तो। हिप आर्थोप्लास्टी, जो हमारी हिप है उसमें आर्थोप्लास्टी करते हैं। ठीक है। तो आज की हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। जो भी प्लीज़ हमारी वीडियो को देखता है, हमारे चैनल पे हमारी वीडियो को विजिट करता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें, कमेंट करें अगर वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो। और किस वीडियो पे अगर ठीक है।